हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मद्धेसिया आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और यह सेशन जो है वह है डेली करंट अफेयर का एनालिसिस सेशन। दोस्तों, इसमें क्या हम करते हैं, इसमें डेली के करंट अफेयर का एनालिसिस करते हैं। शाम के 6 से 7 बजे के बीच में ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। दोस्तों, ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक करंट अफेयर का एनालिसिस करके शाम को अपलोड किया जाता है, हर न्यूज का स्टैटिक पार्ट के साथ में। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको देखना आपको चाहिए। किसी कारणवश आपको एक न्यूज़ भी बता देना चाहता हूं कि किसी कारणवश आज सुबह का करंट अफेयर मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस डेली करंट अफेयर के एनालिसिस वीडियो को देख लेंगे तो भी आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। और यह थोड़ा सा भले ही लंबा होता है, लेकिन आपको हर पार्ट स्टैटिक पार्ट आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों, IAS, PCS या SSC लेवल का कोई भी स्टेट लेवल का या यहाँ पर सिविल सर्विसेज का भी कोई व्यक्ति अगर तैयारी करता है, उसके लिए यह इनफ होगा करंट अफेयर का यह सेशन। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। आज का पहला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दोस्तों? तो यह प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल जो है, जो कि सांस्कृतिक मंत्री हैं, यानी कला एंड संस्कृति के मंत्री हैं यह प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया है फ्रेंड्स। अब ये शुभारंभ क्या, या राष्ट्रीय संस्कृति यानी अमूर्त राष्ट्रीय संस्कृति क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं दोस्तों। अमूर्त का मतलब ये होता है ना कि अमूर्त जो संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र या आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्धि होती रहती है। कहेंगे क्या ये है सर, हमें समझ में नहीं आया। आइए समझाते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूर्त और अमूर्त। ठीक है, मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है दोस्तों, ये समझाते हैं। देखिए, मूर्त संस्कृति वह संस्कृति होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और जिसका एक निश्चित कोई आकार होता है, उसको मूर्त सांस्कृतिक विरासत बोलते हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल का एक निश्चित आकार है ना फ्रेंड्स, ताजमहल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका लाल किला हो गया, रेड फोर्ट, यानी कि हमारा ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और इसका एक निश्चित आकार भी है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, मूर्त कला के अनुरूप ही आएगा, यानी ये मूर्त सांस्कृतिक विरासत में आएगा दोस्तों। और अमूर्त क्या होता है? अमूर्त दोस्तों ये होता है कि जिसको हम केवल देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं और महसूस बस कर सकते हैं, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उसे अमूर्त कला या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अब कहेंगे ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? इसका एग्जाम्पल जैसे कि कोई डांस, एक डांस हो गया। ठीक है, डांस को क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, डांस को हम केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसकी कोई आकृति होती है क्या, कि एक पेड़ की तरह है इसकी आकृति, ये भैया ये देखो ये पेड़ की तरह डांस दिखता है, इसी तरह डांस होता है, कभी होता है? ताजमहल का तो एक निश्चित आकृति है ना, बोलेंगे दूर से वो देखो वो रहा ताजमहल, तो कभी ये इसका भी कोई निश्चित आकृति होता है क्या, वो देखो वो रहा डांस? ऐसे नहीं ना, ऐसे बोलेंगे कि इस व्यक्ति को डांस आता है। यानी इसका देखिए, अमूर्त कला का अस्तित्व कब तक है, जब तक मनुष्य का अस्तित्व है। यानी अमूर्त कला मनुष्य के अंदर होता है, अमूर्त कला मनुष्य के अंदर तो होता है लेकिन वो बाहर अभिव्यक्त करता है, किसी एक निश्चित रूप या आकृति में उसको ढाल देता है। पर यह अमूर्त कला क्या होता है, उस निश्चित आकृति के रूप में वो उस शरीर के अंदर स्थित होता है, उसे अमूर्त कला कहते हैं। जैसे डांस हो गया दोस्तों, योगा हो गया, ठीक है, ये सब अमूर्त कला के रूप में आते हैं। तो ये न्यूज क्या निकल करके आई है दोस्तों, तो न्यूज यही है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। अब कहेंगे ये राष्ट्रीय सूची क्या है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं, इन्होंने 106 अमूर्त कला का 106 अमूर्त कला का यहाँ पर एक लिस्ट तैयार किया है और उन्होंने कहा कि इसको हम मुख्य हेरिटेज में, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल करेंगे, यानी कि इसको सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल करेंगे। और सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में अभी बात करेंगे, पहले कुछ और बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि योग जो है ना, योग भी इसी अभिव्यक्ति का एक रूप है। किसका? अमूर्त कला का। भारत में योग एक दर्शन भी है और जीवन पद्धति भी है दोस्तों। तो
तो यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति और भौतिक की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है ये योग जो है। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि भारत में जो है ना यूनेस्को द्वारा मान्यता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, इसको याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, भारत में जो है ना यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 38 मूर्त विरासत धरोहर स्थल हैं, यानी 38 मूर्त हैं। मूर्त का मतलब मैंने आपको समझा दिया ना, जिसको देखा जा सके, जिसका एक निश्चित आकृति हो, वह मूर्त कला कहलाता है। तो ये मूर्त विरासत धरोहर स्थल, जो विरासत धरोहर स्थल होते हैं फ्रेंड, वह दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक मूर्त और एक अमूर्त। तो मूर्त में क्या है, कितने हैं? 38, और 38 में से जो है ना वह 30 सांस्कृतिक हैं, 30 जो हैं वह सांस्कृतिक हैं, और 7 प्राकृतिक हैं, और एक जो है मिश्रित है। और यह एक मिश्रित जानते हैं कौन है दोस्तों? यह कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क में सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है, दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए इसको मिश्रित बोला जाता है। यह नहीं कि यह मूर्त भी है अमूर्त भी है, इसमें अमूर्त नहीं है, इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है, इसलिए इसको बोला जाता है मिश्रित, यह मूर्त के अंदर आता है। ठीक है, और कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों? याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वह कौन सा धरोहर स्थल है जिसको मिश्रित, यूनेस्को द्वारा मिश्रित धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत का वो कौन सा धरोहर स्थल है? तो दोस्तों वह धरोहर स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे कि 13 अमूर्त, देखिएगा अब ये बात आई निकल कर जो आज का न्यूज है, 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, यानी कि यहाँ पर 38 मूर्त है और 13 अमूर्त, याद रखिएगा, 13 अमूर्त है और 38 मूर्त है सांस्कृतिक विरासत। और उन 13 अमूर्त में कौन कौन से हैं दोस्तों जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? एक है देखिए वैदिक जप की परंपरा, भारत में जो वैदिक जप की परंपरा है उसको भी किसमें? सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा ये 2 नंबर है, 3 हो गया। दूसरा रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, जो रामलीला का प्रदर्शन होता है ना भारत में दोस्तों, वो भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, यानी कि यूनेस्को के धरोहर विरासत धरोहर में शामिल हो गया है। सोचिए कितने गर्व की बात है। यहाँ पर तीसरा कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, दोस्तों ये कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, जो कि कुटियाट्टम के एक प्रकार से यह संस्कृत के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो इसको भी शामिल किया गया है। राममन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार, राममन जो है यह गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्यौहार है और धार्मिक अनुष्ठान है दोस्तों, तो इसको भी किसमें शामिल किया गया है? इसी में ही, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्या है? मुदियट्टू, मुदियट्टू भी अनुष्ठान थिएटर, यह भी अनुष्ठान थिएटर है, जो कि केरल के एक नृत्य और नाटक है। ठीक है, मुदियट्टू के नाम से। कुटियाट्टम भी इसी प्रकार से है, यह भी एक नृत्य ही है, कुटियाट्टम भी। ठीक है दोस्तों, मुदियट्टू भी क्या एक नृत्य नाटक है। ठीक, आई होप यह समझ में आपको आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी करना ना भूलिए। ठीक है, छठवां देखते हैं कालबेलिया लोकगीत। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है कालबेलिया, राजस्थान के नृत्य, राजस्थान का ये कालबेलिया एक नृत्य है दोस्तों। और छऊ, छऊ और पाइका, छऊ और पाइका कहाँ का है दोस्तों? यहाँ पर छऊ और पाइका कमेंट में लिख करके भेजिएगा, छऊ और पाइका डांस कहाँ का है। ठीक है, जो तो इसको बारे में आपको बताना कि छऊ नृत्य भी इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। कमेंट में करके आपको बताना है छऊ और पाइका कहाँ का है लोक नृत्य। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का जो बौद्ध जप है दोस्तों, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में बुद्ध द्वारा जो जप किया जाता है ना, बुद्ध मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसको भी हेरिटेज में शामिल किया गया है। जो बुद्धम शरणम गच्छामि है ना, तो उसी तरह से वहाँ मंत्र का जाप होता है लद्दाख में। जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ ही वहीं पर होता है दोस्तों। और 9वां जो है मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन नगाड़े और नृत्य होते हैं मणिपुर के द्वारा, तो उसको भी शामिल किया गया है। पंजाब के ठठेरे द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, हालांकि ये पीतल और तांबे के बर्तन रखा गया ना, ये क्यों कहा गया? क्योंकि उस पर क्या करते हैं पंजाब में दोस्तों, तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं उस पर वो नक्काशी करते हैं, यानी उस पर चित्र करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उसमें शामिल कर दिया गया मुख्य हेरिटेज में, क्योंकि उस पर जो नक्काशी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
योग को देखिए, अब यहाँ पर 11वें पे शामिल किया गया योग को भी दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन सा पूछेगा, इनमें से कौन सा भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में है, तो योग भी सांस्कृतिक विरासत भी है, ठीक है। और यहाँ पर 12वां नवरोज। नवरोज क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नवरोज जो है ना फारसी का नववर्ष है, फारसी लोगों का नववर्ष है, उसको भी शामिल किया गया है यहाँ पर। नवरोज, नवरूज, नवरोज, इसके कई नाम होते हैं, तो इसको सभी नाम को मैं यहाँ पर नोट कर लिया हूँ कि कितने नामों से ये जाना जाता है। नवरूज, नेवरूज सब नामों से जाना जाता है, तो मैं सारे नामों के यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और देखिए सबसे तेरे लास्ट पे दोस्तों कुंभ का मेला। कुंभ का मेला भी क्या है, यहाँ पर मुख्य हेरिटेज में शामिल है, क्योंकि इसकी भी कोई निश्चित, आप कहेंगे कैसे कुंभ का मेला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, दोस्तों क्यों नहीं, क्योंकि कुंभ का मेले का कोई निश्चित आकृति है क्या, कि भैया मेला जो है 1 किलोमीटर के दायरे में होगा और मेला का आकृति इस पेड़ के समान होगा, या इस नदी के समान होगा, या इस तरह का होगा, एक चॉकलेट की तरह होगा, यह इस तरह से कुछ बताया जाता है कि कुंभ मेला की आकृति कैसे होगी, नहीं ना। कुंभ मेला यह बताया जाता है यहाँ पर लगेगा, उसको महसूस किया जाता, हाँ ये मेला है, कुंभ का मेला महसूस किया जाता, देखा जा सकता है, लेकिन उसकी एक आकृति, निश्चित कोई आकृति नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर समझ में आया होगा थंबनेल करिएगा दोस्तों, थंब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूनेस्को के बारे में अगर कुछ बता दें आपको, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में अस्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जात की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। कब? 1945 में दोस्तों, 1945 में, वही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। 1945 में कई चीज़ों की स्थापना की गई है, मैं कल ही अभी पढ़ाया था, किसके बारे में बताया था, IMF के बारे में बताया था, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी इसी समय, UN की भी स्थापना इसी समय की गई थी। तो यह सब चीज़ की स्थापना 1945 में की गई थी, जो कि पूरे विश्व के बारे में जो चीज़ है उसकी स्थापना 1945 में ही की गई थी, जब सारे लोग एकजुट हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। कौन? यूनेस्को। ये विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? ताकि आप उसको बचाए रखें, क्योंकि वो एक क्या होता है, स्पेशल एक ही जगह पर, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे यहाँ पर देखिएगा योग के बारे में, योग स्पेशल केवल भारत में ही तो है ना, भारत ही तो सब जगह फैला रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर दिया गया, क्योंकि योग यहाँ पर अगर बना रहे, ताकि हम इसको बनाए रखें, यहाँ पर इस विरासत को बनाए रखें, ये हमारे विरासत के रूप में मिला है हमें, ताकि ये बना रहेगा तभी ये पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, व्याप्त होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जितने भी हैं ये उसी के लिए ही किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्यों किया गया दोस्तों, कारण क्या इसको करने का, यहाँ पर देखिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये जो पहल है ना सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 2024 में इन्होंने क्या कहा है कि हम 106 इसी अमूर्त, यानी 106 अमूर्त कलाओं को सांस्कृतिक विरासत में शामिल करेंगे। कब तक? 2024 तक। इसीलिए उन 106 सांस्कृतिक विरासत का लिस्ट यहाँ पर सूची तैयार करके दे दिया, सूची तैयार कर लिया गया है। 2024 तक का यह लक्ष्य है। तो आई होप यह न्यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। दोस्तों हर न्यूज़ को समझाने के लिए उसको तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। जब तक आप एक एक शब्द को समझेंगे नहीं तब तक आप न्यूज़ के गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है मैं न्यूज़ को डीपली डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, और आप यकीन मानिए अगर न्यूज़ को डेली देखेंगे ना आप उसकी गहराई में इस तरह से खो जाएंगे कि आपको बहुत ही मज़ा आने लगेगा। इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो जो आपके लिए यहाँ पर तथ्य को ले करके आता हूँ दोस्तों, ठीक है, इतना मेहनत करता हूँ, तो इसलिए इसको दोस्तों इस मेहनत का कुछ परिणाम आप भी देने की कोशिश करें। और मैं परिणाम क्या मांगता हूँ, कुछ मांगता थोड़ी ना हूँ, मैं यही तो कहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको फायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर क्या है, दूसरा न्यूज़ है। पुस्तक का शीर्षक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु हाल ही में रिलीज हुई है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वी कृष्ण स्वामी जी हैं। वी कृष्ण स्वामी जी हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनके बारे में देखिएगा,
मैं आपको बता दूं, पीवी सिंधु का एक पुस्तक है। पीवी सिंधु सिंधु कौन है, पहले ये समझ लेते हैं। ये विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन? पीवी सिंधु जी हैं। तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं। कौन? पीवी सिंधु जी हैं। इससे पहले वे भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन का ओपन खिताब अपने नाम किया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने BWF यानी BWF क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार जीत दर्ज की थी। पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है इन्होंने नाम किया था। और यहाँ पर बता दें आपको कि यह चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर हैं। पहली भारतीय शटलर है कौन? पीवी सिंधु जी। यह बात आप अपने दिमाग में बिठाए रखिएगा। अब आपको बता दें कि ये क्या है कि ये द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये है क्या चीज़ दोस्तों? ये एक पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। ये बुक अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रजत पदक विजेता भी रह चुकी हैं और कई गोल भारत के लिए इन्होंने लाया है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो है ना, इनकी पुस्तक के बारे में एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो यह कौन सा पुस्तक है? शटलिंग, यहाँ पर शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। किसने लिखा है दोस्तों? वी कृष्ण स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला न्यूज। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा शुरू की है? दोस्तों अमेजन एलेक्सा, एलेक्सा ना तो हाई एलेक्सा बोला जाता है ना, हाई एलेक्सा हाउ आर यू, तो वह जवाब देती है, कंप्यूटर जवाब देता है। ठीक है, लेडी की एक आवाज़ उसमें होती है। और गूगल असिस्टेंट में भी इसी तरह से होता है, लेडी की एक आवाज़ होती है। तो दोस्तों ये जो वॉइस बैंकिंग सेवा यानी कि वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला ICICI बैंक है दोस्तों। ICICI बैंक के द्वारा यह सेवा शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि अब आप क्या होगा, अपने अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है। आप इस एलेक्सा से, जो अमेजन पे एलेक्सा उपलब्ध है, इस एलेक्सा से या गूगल असिस्टेंट पे डायरेक्ट जाकर के अपने वॉइस से बोलेंगे व्हाट इज द माई अकाउंट बैलेंस, वो तुरंत आपको उसका क्या होगा, मैसेज उधर से आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ठीक है, और उसका क्या होगा कि आपका वॉइस क्या उसमें फीड रहेगा आपके मोबाइल पर। अगर आप अकाउंट बैलेंस बोलेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, ना कि वह बोलेगी। ठीक है, एलेक्सा यहाँ पर या गूगल असिस्टेंट ये बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इसके द्वारा क्या हो सकता है, कुछ मिसबिहेवियर भी किया जाता है, मिस वर्क भी किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा, इसलिए इसको मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा अगर आपको जानना होगा। आइए आपको बताते हैं ICICI का यहाँ पर एक देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, उस पर यहाँ पर इन्होंने खुद ही लिखा है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर कैन आस्क एलेक्सा व्हाट इज माई अकाउंट बैलेंस, देन द बैंक सेट्स द इंफॉर्मेशन प्राइवेटली एंड सिक्योरली वाया एन SMS, यानी SMS के द्वारा भेज दिया जाएगा टू द कस्टमर्स मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द बैंक, जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा उस पर भेज दिया जाएगा। ये ICICI बैंक के आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। और ICICI बैंक के बारे में बता दें आपको तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है दोस्तों, यह ICICI बैंक और निजी क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा बैंक है। ICICI बैंक निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा पहला बैंक है। और ICICI बैंक के बारे में अगर कुछ बता दें तो इसके CEO कौन है, संदीप बख्शी जी हैं। और इसकी यहाँ पर जो कि 15 अक्टूबर 2018 से अब तक हैं संदीप बख्शी जी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुंबई में है दोस्तों। संस्थापक इसके कौन कौन है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह संस्थापक है इसके। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, यह स्थापना इसका 2 जून 1994 को वडोदरा में किया गया था। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। आई होप यह न्यूज भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाल ही में किसने फार्मूला 1 एक्सपोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? किसने फार्मूला 1 एक्सपोर्ट, दोस्तों यह कल का ही न्यूज है, जो कि यहाँ पर 1 एक्सपोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स। अब देखिए चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने, किसने, चार्ल्स लेक्लेयर ने इन्होंने क्या किया है कि यह प्रिक्स चैंपियनशिप इनके द्वारा जीता गया है। चार्ल्स लेक्लेयर कौन है, ये है देखिए इनका यहाँ पर चित्र भी लाया हुआ हूँ मैं। और यह है फार्मूला 1 का यह वैन जिसके द्वारा इन्होंने जीता हुआ है, देखिए यह है इनका फार्मूला 1। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये न्यूज भी।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश, देखिए इस न्यूज को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, और इसको मैं डीपली में समझाऊंगा, इसलिए आप क्या है कि अब थोड़ा सा चैनल से बैठ जाइए और अच्छे से सुनिएगा लगातार कुछ देर तक। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापोरिजो पुल का निर्माण किया है? दापोरिजो एक जगह का नाम है, दापोरिजो पुल, ठीक है। देखिएगा इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। अब ये क्या चीज़ है, क्यों अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया? सीमा सड़क संगठन यानी कि ये BRO है क्या चीज़? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या चीज़, पहले तो इसी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं क्या है? ये जैसे कि मान लीजिए हमारे सीमा पर, यानी कि जितने भारत के सीमा है ना, सीमा पर हमारे क्या है कि नौजवान हमारे तैनात रहते हैं, आपको ये पता होगा। तो उन नौजवानों तक, यानी उन आर्मी फोर्स तक सामान को मुहैया कराने का काम कौन करता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। यानी कि वहाँ तक रोड को सुदृढ़ करने का काम किसका है? इसका BRO का है। यानी कि यहाँ तक रोड सही रहेगा तभी तो इनके तक, यानी कि इस बॉर्डर पर जो लोग यहाँ पर तैनात है तभी तो उनके पास पहुँच पाएगा सामान। इसलिए यहाँ पर देखिए बीच बीच में कभी क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है या पहाड़ों पर कोई दिक्कतें आ जाती हैं, पहाड़ टूट करके गिर जाते हैं, तो वहाँ पर रास्तों को हटाने का काम, या फिर क्या होता है कई कई जगह तो टनों टन बर्फ गिरी रहती है, तो उन बर्फ को हटाने का काम, यानी कि रोड को क्लियर करने का काम किसके जिम्मे है दोस्तों? यह BRO के जिम्मे है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे होता है। तो इन्हीं के जिम्मे पे एक और काम था कि यहाँ पर एक पुल को भी इन्होंने बनाया है, BRO के द्वारा एक पुल बनाया गया, दापोरिजो पुल। आइए इस दापोरिजो पुल कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? सुबनसिरी नदी पर, सुबनसिरी नदी पर यह पुल बनाया गया है। यह सुबनसिरी नदी है कहाँ पर दोस्तों? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का मतलब, यहाँ अरुणाचल का मतलब जानते हैं क्या है? यानी जहाँ से सूर्य पहाड़ों पर उदय होता है ना, यानी सूर्य जहाँ पर पहले प्रवेश करता है, उसी की वजह से इसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा था, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बता दूं कि सुबनसिरी नदी जो है ना हमारी, यहाँ पर ये नदी जो थी, इस पे एक पुल तैयार किया गया, और मात्र कितने दिनों में दोस्तों? मात्र 27 दिनों में तैयार किया गया है ये पुल। किसके द्वारा? यह BRO के द्वारा। मात्र 27 दिनों में यह पुल तैयार किया गया है। आइए आपको उसका मैप दिखाते हैं, ये है आपका, ठीक है। यह यहाँ पर यह दारापीजो जो पुल है यहाँ पर तैयार किया गया, ये देखिएगा इस तरह से, ठीक। यहाँ पर पहले भी पुल था पर वो इतना जंजड़ हो चुका था। यहाँ पर इसका, यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये वाला इसका पावा पुराने पुल पे ही तैयार किया गया है, पुराने पुल के पावे पे ही तैयार किया गया है इसको। बस यहाँ पर इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसको बस नया बनाया गया है। पहले क्या था? पहले भी यहाँ पर था दोस्तों यह स्थित, लेकिन यह क्या था यहाँ पर कि 9 टन से अधिक का सामान वहाँ पर उस इतना जर्जर हो चुका था, तो 9 टन से अधिक का सामान उस रास्ते नहीं ले जाया जा सकता था। तो अब जो बनाया गया है मात्र 27 दिनों में BRO के द्वारा दोस्तों, इससे अब 40 टन का सामान आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि देखिए सुबनसिरी, यहाँ पर जो ये नदी है ना सुबनसिरी नदी, यह सुबनसिरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है पता है आपको? यह चीन से उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश है, देखिएगा यह अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड्स। और ये अरुणाचल प्रदेश के इस भाग में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इधर से आता है, इस साइड से ऐसे होते हुए ब्रह्मपुत्र आता है, और यहाँ से सुबनसिरी नदी यहाँ पर आकर के, यानी इसकी सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की नदी है। इस मैप में और अच्छे से भी आप समझ सकते हैं, ये नदी आई है देखिए यहाँ पर, और यह है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर सीमा, ये है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इस पुल को यहाँ पर बनाया गया है, इस वाले भाग पर यहाँ पर पुल को बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इस पुल को क्यों बनाया गया इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, और उस लॉकडाउन के समय में इन्होंने ये काम किया है। क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी मैं समझाता हूँ कि है क्या ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ध्यान से समझिएगा। चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात लगभग 3000 सैनिकों को तत्काल आपूर्ति मिल सकेगी इस पुल के माध्यम से, इसलिए इस पुल को बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 विवादित एरिया हैं। कहाँ पर? इसी अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि किस वाले? एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है।
451 गांव को भी आसानी से आपूर्ति अब मिल सकेगी दोस्तों। इसमें कई परेशानियां भी आई, कई लोग चाहते तो वो पुल ना बने। कौन लोग चाहेंगे भाई? वही हमारा जो पड़ोसी है चीन, वही चाहेगा कि ना बन पाए। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में अभी बताता हूँ, पहले यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते थोड़ा सा। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर, सुबनसिरी नदी कौन है यहाँ पर? इस नदी का देखिएगा, एक मिनट, इस नदी का मैप ये देखिएगा, यही सुबनसिरी नदी है, ये वाली जो नदी आई है ना, यही है नदी, पतली सी छोटी सी नदी है। ठीक है, दापोरिजो पुल बनाया गया, ये दापोरिजो पुल है जो कि 430 फीट लंबा बेली पुल है दोस्तों। और बीआरओ यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तहत बनाया, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक बनाया है, तक 40 टन वजन वाले वाहनों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर इस पुल के द्वारा ताकि यहाँ पर जो बॉर्डर पर तैनात जितने भी सेना के सिपाही हैं ना, उनके पास आसानी से सामान पहुँच सके, इसलिए यह बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि ये जो BAI जो यहाँ पर है ना, ये जो बात बोला गया है यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC और LOC क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं दोस्तों। LAC और LOC है क्या चीज़, यहाँ पर समझिएगा, बार बार आप समझते होंगे LOC और LAC है क्या। LOC का मतलब क्या हो गया देखिएगा, और LAC का क्या हो गया। यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, मैं आपको अरुणाचल प्रदेश में घुमा रहा हूँ बैठे बैठे ही, आराम से उसका मजा बस लीजिए आप। ठीक है, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, जो हमारा यानी भारत का जो सीमा चीन के साथ लगा हुआ है उस चीन का यानी उस सीमा को ही क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, हालांकि आप कहेंगे सर उसका एक नाम और भी तो है। हाँ, कौन सा नाम है? मैकमोहन लाइन है, उसका क्या नाम है दोस्तों? मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। यानी भारत के साथ जो चीन का रेखा लगता है, बॉर्डर शेयर होता है, उस रेखा को क्या बोला जाता है दोस्तों? मैकमोहन लाइन। लेकिन उसको LAC बोला जाता है। LAC क्यों बोला गया दोस्तों कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों बोला गया, इसका भी एक कारण है। जब दोस्तों चीन से लड़ाई हुई थी, कब हुई थी हमारा चीन से लड़ाई? 1962 के लगभग में। ठीक है, 1962 में जब एक बार चीन से लड़ाई हुई थी दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि जब लड़ाई हुई और लड़ाई थमने का जब नाम नहीं ले रहा था, तो यहाँ पर यह हुआ ना कि इनके बीच, हमारे बीच यानी चीन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ कि जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए और वहीं से ही उसके सीमा का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, जो जहाँ पर था वो वहीं पर रुक गया। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा, ये अक्साई चीन, यहाँ पर देखिए जो चाइना है ना, यहाँ पर अक्साई, ये भारत का ये वाला भाग चीन के अंडर में तभी से चला गया क्योंकि चीन के जो सिपाही थे वो यहाँ तक पहुँच आए थे। तो जो जहाँ पर था वो वहीं पर रुक जाएगा और वहीं से ही उसके सीमा का निर्धारण कर दिया गया। इसीलिए ये क्या, ये वाला भाग किस में चला गया ये वाला भाग चला गया यहाँ पर चीन में चला गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर कि हमने इस पर क्या क्लेम किया हुआ है, क्लेम डाला हुआ है। कहाँ पर क्लेम पड़ेगा भैया? UN में ही पड़ेगा। ठीक है, UN अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका क्लेम डाला गया है। क्लेम यहाँ पर डाला गया है किसके प्रति? चाइना। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एरिया हेल्ड बाय चाइना और क्लेम्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा इसमें क्या किया गया? क्लेम किया गया है इस एरिया की, भैया ये एरिया हमारा है, इस एरिया को चीन के द्वारा छुड़ा दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, इस वाले भाग पर आइएगा, ये भी क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से ही निकल करके आई है ना। ये मैकमोहन लाइन है जो ऐसे आया हुआ है, ये मैकमोहन लाइन है फ्रेंड। और मैकमोहन लाइन में चीन ये कहता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का ये जितना भाग है मात्र इतना छोड़कर, देखिएगा ये वाला भाग मात्र छोड़ करके चीन कहता है कि ये हमारा भाग है और भारत के द्वारा ले लिया गया है। यानी ये वाला भाग जो इतना ये वाला डॉटेड है, देखिएगा यहाँ ये वाला फ्रेंड, जो डॉटेड वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसी के बारे में वो कहता है कि ये हमारा है, ये चीन कहता है। ठीक है,
तो लेकिन खैर, तो अभी तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा प्रदेश है, तो ये कैसे ले सकता है यहाँ से, तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो लेकिन इसने भी क्लेम, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लेम डाला हुआ है ना, इसी के द्वारा इसने भी यहाँ पर क्लेम डाला हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश है जो कि भारत के हिस्से में है, और क्लेम किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर चाइना के द्वारा यह क्लेम किया गया है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से ही देखिएगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो है ना, इसी को ही बोला जाता है LAC। LAC का मतलब क्या हो गया, LAC का मतलब मैंने अभी अभी बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे बोला जाता है। यानी जो लाइन जहाँ पर एक्चुअल कंट्रोल हमारा है वहीं पर ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि जहाँ तक है वही एक्चुअल कंट्रोल माना जाएगा कि यहीं तक आपका यह सीमा है। तो जो जहाँ पर था वहीं से उसकी सीमा का निर्धारण हो गया था, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ भारत पर जो है इधर से POK है। POK का मतलब क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। POK यहीं पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है दोस्तों। और POK के द्वारा ना ये इतना जगह देखिएगा जो भारत का ही जगह है एक प्रकार से कश्मीर, यानी भारत का जो मैप आप देखते होंगे वो इतना बड़ा मैप है। देखिए यहाँ पर है, इतना बड़ा गया हुआ है, यहाँ से ले करके ये सब पूरा भारत का ही हिस्सा है। मैप में आप देखेंगे तो इतना बड़ा हिस्सा, लेकिन ये वाला भाग यहाँ से लेकर के इधर, यहाँ से देखिए ऐसे पूरा कट चुका है अब, और ये वाला भाग यहाँ से लेकर के इधर, ये वाला भाग ये इधर चाइना ले लिया है, ये इधर पाकिस्तान ले लिया है। पाकिस्तान के साथ भी हमारा युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय भी क्या हमने ये बोला था कि भैया देखो ये यहाँ पर इसी समय निकल के आया था LOC कारगिल आप का नाम सुना ही होगा। LOC इसका मतलब LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ ये कंट्रोल बनाने के लिए कि हमारे बीच झगड़ा ना हो, इसके लिए कंट्रोल बनाने के लिए ये कह दिया गया, ठीक है। जो जहाँ पर रहे वहीं से ही सीमा का निर्धारण हो गया। तो यहाँ पर क्या था, इस समय यह पाकिस्तान के द्वारा इसको ले लिया गया था, तो इस समय क्या है, पाकिस्तान के अंडर में है, यही POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहीं से ही चीन जो है पाकिस्तान में एक सड़क बिछाया हुआ है। ये जो हमारा जगह है ना, ये पाकिस्तान चीन को इतना बड़ा जगह, हमारा जगह देखिए पाकिस्तान दे दिया है इधर, ठीक है। हालांकि इस पर अभी भी 50 साल से इस पर प्रॉब्लम मतलब केस चल ही रहे हैं एक प्रकार से, 50 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अब देखिए चीन भी इसको हड़प ले लिया, इतना बड़ा ज़मीन चीन के द्वारा चीन को दे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीन के पास चला गया है दोस्तों। अब ये चीन यहीं से क्या है कि यहाँ से एक सड़क लेकर के पाकिस्तान में सीधा यहाँ से लेकर के पाकिस्तान के नीचे बॉर्डर तक, पाकिस्तान के यहाँ पर जो बंदरगाह है वहाँ तक लेकर के यह गया है, चीन बनाया है, ठीक है, पाकिस्तान को भरमाने के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो आइए पहले हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। हम भटकते चले जाते हैं दूसरे बातों पर, अपने मुद्दों को भूल जाते हैं। तो पहले मुद्दे पे डिस्कस कर लें, फिर मैं उसको भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये बॉर्डर शेयर हुआ है, बॉर्डर है, इसको LOC बोलते हैं, LOC। और जो चीन के साथ है बॉर्डर शेयर उसको क्या बोलते हैं, LAC। यानी यहाँ पर बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसके देखिए एक और न्यूज होता है कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है उसका क्या नाम है दोस्तों, उस बॉर्डर का नाम क्या है, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, उसका क्या नाम है, देखिए अफगानिस्तान, हालांकि अब की पाकिस्तान में वो शामिल हो गया है, ये वाला रेखा, यहाँ से इतना बड़ा दूर, यहाँ से ये तक ये वाला शेयर हो रहा था, जो इसको डूरंड रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्या, डूरंड लाइन, जो कि अब भारत और यहाँ पर भारत का और यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इसको डूरंड लाइन बोलते हैं, और इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और एक बात और पूछता है कि अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है उसको क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, तो इसको भी रेड क्लिफ रेखा ही बोला जाएगा। कहेंगे क्यों रेड क्लिफ, क्योंकि दोस्तों पहले पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान जो वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो है ना, वो पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था। बाद में ये निकल करके वहाँ से टूट करके क्या बन गया, अपना एक अलग ही कंट्री बना दिया, बांग्लादेश कंट्री, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसके लाइन को भी क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों आपको कि यहाँ पर जो है ना ये वाला लाइन देखिएगा, ये है जो ना यहाँ पर ये वाला जो देखिएगा, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यहाँ पर ये वाला लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और हमारी जो सेना तैनात इसी लाइन पर है, और इसी लाइन पर ही सामान को पहुँचाने के लिए यहाँ से जो नदी आई है दोस्तों, उस नदी पर ही ये पुल बनाया गया है।
तो ये था टोटल न्यूज। और इस न्यूज को समझाने के लिए मुझे इतने गहराई तक जाना पड़ा है, जो क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको समझना जरूरी था और एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल आपको समझना जरूरी था। आई होप एलओसी और एलएसी दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला न्यूज ये है दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों ये छोटे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाएगा इसमें, तो ये याद रख लीजिए कि रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। ये हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, देखिए यहाँ पर, और ये हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति महोदय जी। तो इन्हीं को ही नियुक्त किया गया, किसके सचिव के रूप में, रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है दोस्तों, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में कैल क्लाइंड, यानी कि इसका मतलब समझिएगा। सबसे पहले तो जितने खतरनाक चीज़ होते हैं ना, उस चीज़ को मैं समझाता पहले, ठीक है। कैल क्लाइंड पेट कोक इन द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आपके साथ ही मैं अभी गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह से न्यूज़ जब पढ़ता था ना, तो मुझे ये टिपिकल जो वर्ड आते थे न्यूज़ में, वो चीज़ मुझे बहुत ही परेशान करते थे कि इसका क्या होता है। तो उस प्रॉब्लम को आपके साथ आपको ना झेलना पड़े, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को खुद झेल रहा हूँ कि आपको यह प्रॉब्लम झेल करके आपको क्या सुगम बना दूँ, आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान कर दूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आसान तरीके से आपको टोटल फैक्ट प्रोवाइड कराता हूँ मैं, और आप इसका आनंद लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिएगा, जो ये न्यूज है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो कैल क्लाइंड पेट कोक के आयात के लिए एक कोटा आवंटित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। ये किस देश से सबसे ज़्यादा कोक आयात किया जाता है? कोक का मतलब वो कोका कोला से मत समझिएगा दोस्तों, ये कोक अलग है। इस कोक को मैं समझाता हूँ कि ये कोक होता क्या है। हालांकि ये अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा आयात हमारा किया जाता है दोस्तों, पर इस कोक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। को देखिए, ये कोक होता है ना, जो हमारा रिफाइनरी ऑयल होता है, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम ऑयल होता है, इसको हम किस रूप में पाते हैं दोस्तों? खनिज, जब ये अंदर से जब इसको खनन किया जाता है इसका, तो ये सबसे ज़्यादा किस रूप में हम पाते हैं? कच्चे ऑयल के रूप में पाते हैं। यानी ये एकदम पूरा क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, एकदम कचड़े की तरह होता है। बाद में इसको क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है, जिसको रिफाइनरी ऑयल बोलते हैं। बाद में इसको रिफाइंड किया जाता है दोस्तों, और जब इसको रिफाइंड किया जाता है तो इसमें शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध यानी पेट्रोलियम को या डीजल पेट्रोलियम को अलग कर लिया जाता है, और शुद्ध और जो कोयला बचता है उसको अलग कर लिया जाता है दोस्तों। कोयला का मतलब उसमें जो कचरा बचता है, और जो कचरा बचता है ना, उसी कचड़े को ही क्या बोला जाता है? कोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोक बोला जाता है दोस्तों। उसी कचड़े को ही कोक बोला जाता है यहाँ पर, यह बात आप याद रखिएगा। और ये कचरा होता है ना, बहुत ही काम का चीज़ होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें 80% तक कार्बन पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक? 80% इसमें कार्बन पाया जाता है। और ये क्या होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। ये दहन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। जो एल्युमिनियम फैक्ट्रियाँ होती हैं ना हमारी, एल्युमिनियम फैक्ट्रियों में इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। स्टील फैक्ट्रियाँ हो गया, एल्युमिनियम फैक्ट्रियाँ हो गया, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होता है एल्युमिनियम फैक्ट्री में इसका, ठीक है। तो इसलिए इसको, यानी कि इस रिफाइनरी ऑयल से, यानी कि इस वाले ऑयल से, जो पाम ऑयल आता है हमारा, जो कच्चा तेल आता है, कच्चे तेल से शुद्ध करने पर पेट्रोल अलग कर लिया जाता है, और जो कचरा बचता है उसी कचड़े को ही कोक कहा जाता है। और उस कचड़े से जो कोयला प्राप्त होता है ना, वो यह कोयला किसी खाद्यान्न से नहीं प्राप्त होता है, यह इसी तेल से प्राप्त होता है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है? कोक कोयला बोला जाता है, ठीक है। इस कोक का मतलब कोयले से है, बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर कोक आयात सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है दोस्तों? तो अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है दोस्तों, किस देश को 2023 में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी मिली है? तो ये दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो मिली है वो किसको मिली है? भारत को मिली है, ठीक है। भारत को हमारा लगातार दूसरी बार मिला 2023। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस समय जो है ना, न्यूज को उठा करके लाना कोरोना में, देखिए क्योंकि कोरोना की वजह से कोई न्यूज बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना
मेहनत करके आपके लिए न्यूज़ ढूंढ करके लाता हूं, तो उसका फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भारत जो है कि वह लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का टोटल न्यूज़ दोस्तों। अब बात करते हैं हम आज के ट्रिक के बारे में। बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर के आया हूं। यह ट्रिक है 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम। 2 बार जो कि नोबेल पुरस्कार आज तक पा चुका है, वो कौन कौन पा चुके हैं? तो दोस्तों 4 लोग ही अभी तक 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन कौन? एक है मैडम जान, यहाँ पर मैडम क्यूरी है, जान बारडीन है, फ्रैंकरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग है। ठीक है, तो इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे हम? मैडम और जान फ्रेंडली हैं। क्या रखेंगे? मैडम और जान जो हैं वो कैसे हैं? फ्रेंडली हैं। फ्रेंड, इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। मैडम से याद रखेंगे मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स में मिला था और केमिस्ट्री में मिला था। फिजिक्स में 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार और केमिस्ट्री में 1911 में यह प्राप्त की थी दोस्तों। जान से याद रखेंगे जान बारडीन को, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1956 में, और इनको दोबारा भी फिजिक्स के ही क्षेत्र में मिला था 1972 को। फ्रेंड से याद करेंगे दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में मिला था 1958 को, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको भी मिला था, दोबारा भी मिला था 1980 में। और ली से याद करेंगे लिनस पॉलिंग को, इनको केमिस्ट्री में मिला था 1954 को, और शांति के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1962 को। अब आपके अंदर एक कौतूहल जगेगा, सर ये फिजिक्स में किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो आइए आपको बताते हैं। मैडम क्यूरी को दोस्तों जो 1903 में मिला था ना, ये रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भी मिला था। किसके लिए मिला था? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार दिया गया था। और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए किसको दिया गया था? इन्हीं को, मैडम क्यूरी को दिया गया था 1911 में। ठीक है, यह केमिस्ट्री का तथ्य है, यह फिजिक्स का है, रेडियो सक्रियता, यह बात आप याद रखिएगा। नीलस पोलिंग, यहाँ पर लिनस पोलिंग जो है 1954 में हेब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया था फिजिक्स में। और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए, नाभिकीय प्रयोग निषेध कहाँ पर है दोस्तों? केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया था यहाँ पर। तो इनको याद रखिएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, सॉरी फिजिक्स के लिए इसको, यह नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए इनको दिया गया था। जान बारडीन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए दिया गया था। किसको? जान बारडीन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए। और सर वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था जान बारडीन को। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन को मॉलिक्यूल की संरचना के लिए, इंसुलिन के जो मॉलिक्यूल की संरचना होती है उसके लिए इनको दिया गया था। और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए इनको दिया गया था शांति पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये न्यूज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये था आज का डीपली डिस्कशन, और ये डीपली डिस्कशन में न्यूज को तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाता है, और इस तोड़े मरोड़े हुए न्यूज का आप आनंद लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन नमस्कार कहने के पहले एक काम आपको करना है, क्या दोस्तों? कि अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करना है आपको? वीडियो को शेयर करना है अपने जितने दोस्तों से को हो सके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, उनको प्रॉफिट ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होगा इस वीडियो को देखने से। ठीक है।